माइनर का स्टेटस पढ़ रहे थे और माइनर में हम पहुंच गए थे नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाइज टू माइनर। अभी हम यहाँ माइनर का जिक्र कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इस टॉपिक को पढ़ना है नेसेसिटीज ऑफ सप्लाई टू इनकम्पिटेंट पर्सन, यानी माइनर का भी यही स्टेटस होगा और अनसाउंड माइंड का भी यही स्टेटस होगा। इसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई शख्स किसी माइनर को ये चीजें सप्लाई कर रहा है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि जब वो ये चीजें सप्लाई कर रहा हो एट दैट टाइम वो चीजें उस बच्चे के लिए, उस माइनर के लिए नेसेसिटीज की हैसियत रखती हो। नंबर 2 ये था कि ये चीजें उस बंदे के स्टेटस के मुताबिक प्रोवाइड की गई हो। तो फिर अगर जो शख्स ये प्रोवाइड कर रहा है वो पैसे लेना चाहे तो वो अगर उस माइनर के नाम पर कोई जायदाद है तो उसमें से वो ये पैसे रिकवर कर सकता है, लेकिन अगर कोई जायदाद नहीं है तो फिर माइनर से ये पैसे रिकवर नहीं किए जा सकते। हत्ता कि माइनर जब मेजर हो जाए तो फिर भी नहीं कहा जा सकता कि आप मेरे वो पैसे वापस कर दें। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, देन हमने एक लफ्ज और हमने एक बोलना है, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन रेफर्स टू वैलिडेटिंग सम एक्ट which was done previously without authority, यानी कोई ऐसा काम जो जिस वक्त आप कर रहे थे उस वक्त आपको इख्तियार नहीं था वो काम करने का, लीगली ठीक नहीं थी वो बात, लेकिन बाद में आपको इख्तियार मिल गया, बाद में आपको इख्तियार मिल गया, आपने रेटिफाई कर दिया। ठीक है ना? आम तौर पर ये एक प्रिंसिपल है कि कोई शख्स अपने किए हुए काम को रेटिफाई कर सकता है। मतलब आपने बैंक में एक चेक साइन किया और उस चेक के साइन टैली नहीं थे, बैंकर के पास जब वो चेक क्लियर होने गया तो उसने आपको एक कॉल की, उसने कहा सर आपके साइन टैली नहीं। आपने कहा एक काम करो, ये चेक मैंने ही साइन किया हुआ है, तुम पेमेंट क्लियर कर दो, मैं शाम में चक्कर लगा के दोबारा आपको साइन कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। जब आप शाम को जाकर दोबारा साइन कर रहे हैं तो आप असल में क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं उस एक्ट को जो बैंकर को उस वक्त इख्तियार नहीं था कि जब आपके साइन टैली नहीं हो रहे तो पेमेंट क्लियर कर दे, लेकिन आपने बाहमी अंडरस्टैंडिंग से क्या कर लिया, रेटिफिकेशन की एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया। इस बात का जिक्र यहाँ क्यों गया? यहाँ इसलिए आ गया है कि माइनर जब ये चीजें खरीद रहा था इसके पास इख्तियार नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने का, फिर ये मेजर हो गया 18 साल का, अब इसके पास इख्तियार आ गया रेटिफिकेशन करने का, तो क्या ये अपनी माइनॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट को भी रेटिफाई कर सकता है? तो कहते कि नहीं, ये फिर माइनर के लिए एक्सेप्शन है। माइनर जो है मेजर होने के बाद भी अपनी माइनॉरिटी के टाइम पे किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकता। अगेन लेजिस्लेटर के जहन में, कानून बनाने वाले के जहन में ये बात है कि माइनर को हमने प्रोटेक्ट करना है। वो कहते बिल्कुल लिए जा सकते हैं पैसे अगर माइनर के नाम पर कोई जायदाद है। बेटा आगे आ जाओ सेकंड बेंच पे। अगर माइनर के नाम पर कोई जायदाद है तो उस जायदाद में से, जिसको हम क्या कहते हैं, माइनर स्टेट, entitled to be reimbursed from the property of such person। लेकिन इस सूरत में भी क्या लिया जा सकता है, रीजनेबल प्राइस ली जा सकती है। ठीक होगी बात? A person who supplied necessities to a minor is entitled to be reimbursed from the property of such minor. Such claim is against the property of the minor and not against minor personally। वो कहता है यार अब कहीं का जनाब वो तो अब एक ही बात होगी। वो कहते नहीं, एक बात नहीं, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्लेम है, माइनर के अगेंस्ट क्लेम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ फिर एक छोटे सा हमने सिनेरियो क्रिएट कर लिया। अली अ माइनर बाय मेडिसिन फ्रॉम Zahir। Ali has no property। Ali cannot be held liable for payment, क्योंकि मेडिसिन का लफ्ज आकर साफ क्या नजर आ गया,
अली कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का एक लफ्ज भी हम आगे जाकर डिटेल में भी थोड़ा पढ़ेंगे। इंसॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? जब कोई शख्स किसी के पैसे ना दे सकता हो, यानी उसके पास कोई ऐसी चीज भी ना हो, वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी ना हो, जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं? बैंकक्रप्ट हो गया, ठीक है ना, डिफॉल्टर हो गया। वो कहते हैं माइनर डिफॉल्टर नहीं हो सकता, माइनर ने तो लीगली किसी के पैसे देने नहीं है, तो माइनर को इंसॉल्वेंट थोड़ा डिक्लेयर किया जा सकता है। जी आगे चल के थोड़ा डिफाइन करेंगे, थोड़ा माइनर कोई फर्क है, लेकिन एक अभी फिलहाल जहां तक आप पहुंचे अभी आप समझे कि एक ही चीज का नाम है, ठीक है ना, बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट और डिफॉल्टर। अब फिलहाल इनका एक ही मतलब है, ठीक है ना, फॉर द टाइम पे। अच्छा जी, एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बाय पेरेंट्स और गार्डियन, ये भी कल हम बात डिस्कस करके थे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं जनाब, एक है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब है चीजों को रेस्टोर करना। लॉ का एक उसूल है कि अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देंगे, वॉइड करार कर देंगे, इलीगल करार दे देंगे, तो क्या करेंगे? दोनों पार्टीज को वापस उनकी जगह पर ले जाएंगे। क्या मतलब? अगर आपने मुझे कोई पैसे दिए हैं तो मैं पैसे वापस कर दूंगा आपके, ठीक है ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, लॉ कह रहा है नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन मैंने 5 लाख एडवांस लिया हुआ है, तो फिर आपका 5 लाख तो वापस करना पड़ेगा ना। जनरल उसूल तो यही है ना। इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, कि चीजों को वापस उनकी हालत पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं माइनर के ऊपर ये भी अप्लाई नहीं होता, वरना तो होना क्या चाहिए था कि साइकिल जब वापस मिलती जब हम 1000 रुपया देते, 1000 रुपया हमें क्यों नहीं वापस करना पड़ा था? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन की एक्सेप्शन है माइनर के लिए, ठीक है ना। रेस्टिट्यूशन इज द एक्ट ऑफ रेस्टोरिंग समथिंग टू इट्स राइटफुल ऑनर। If a minor has received a benefit under a void agreement, he cannot be asked to refund the same. अभी एक जनरल मोटी बात हमने यहाँ की, हम इसे थोड़ी सी बारीकी में आज ही शायद पहुंच जाएंगे उस स्लाइड तक। अच्छा चलें, रेस्टिट्यूशन। वो कहते हैं माइनर की जो रेस्टिट्यूशन है ना, इसको 2 एंगल से देखना है। माइनर से क्या वापस लेना है? वो कहता है या अगर गुड्स और प्रॉपर्टी माइनर के पास है, ठीक है, तो फिर आप माइनर से ये चीजें वापस ले सकते हैं अगर वो चीजें अभी उसके पास हैं। अलाउड इफ ट्रेसेबल। और अगर माइनर के हाथ कैश आ गया तो नॉट अलाउड। अब जरा गौर करें, वो जो साइकिल वाली एग्जांपल जिससे हम माइनर सारा समझ रहे हैं, माइनर के हाथ में क्या आया था? कैश आया था। माइनर के हाथ में क्या आया था? इसीलिए हम कह रहे थे कि कैश वापस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन माइनर अगर ये साइकिल खरीदने चला गया होता और क्रेडिट पर खरीद कर ले आता, कहता जनाब शाम को पैसे दे देंगे, कल पैसे दे देंगे, अब माइनर पैसे नहीं दे रहा, ठीक है ना, अब माइनर से पैसे लेने हैं। वो कहते हैं पहले चेक करो जो ये साइकिल लेके गया वो इसके पास मौजूद है, अगर ये पैसे नहीं दे रहा तो साइकिल वापस ले लें, रेस्टिट्यूशन लग जाएगी। अगर माइनर से रिकवरी गुड्स और प्रॉपर्टी की होनी है, चीजों की होनी है, तो फिर अलाउड है अगर ट्रेसेबल है, अगर उसके पोजेशन में है, ट्रेसेबल है। और अगर माइनर ने साइकिल क्रेडिट पर ली और आगे किसी को बेच दी और पता भी नहीं लग रहा किसे बेच दी है, तो फिर साइकिल भी वापस नहीं ले जा सकती। मतलब माइनर का फनकार होना जरूरी है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर साइकिल उसके गैराज में ही खड़ी है तो फिर साइकिल वापस ली जा सकती है, लेकिन अगर 1000 का नोट उसकी पॉकेट में है वो नहीं लिया जा सकता। बात समझ आई है? रेस्टिट्यूशन के उसूल को माइनर के अगेंस्ट कैसे अप्लाई करना है, तो ये जरा थोड़ी सी बारीकी की बात है, अमूमन किताबों में आपको ऐसे लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, चलिए अब हम आते हैं जनाब, वो जो कल हमने बात की थी कि आज हमारा मेन एजेंडा क्या है, किसी सवाल को अच्छा सा लिखते कैसे हैं।
किसी सिनेरियो बेस्ड एक तो है ना इस तरह का सवाल, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कैसे लिखते हैं, ये तो याद करने की जरूरत है, ठीक है ना, याद करेंगे तो लिख लेंगे भाई कि ये चीज है। लेकिन अगर सिनेरियो बेस आ गया और कहता है यार ये एक सिचुएशन है, बताएं क्या करना है, इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने का एक अच्छा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तरीका क्या है, हम उसको बोलते हैं इरैक मेथड। कभी आगे चलेंगे तो और बड़े पेपर में भी जाकर इसे और डिटेल में भी, ऑडिट वगैरह में भी कहीं पढ़ेंगे। मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। असल में इरैक जो हम बोल रहे हैं ये हम एब्रीवेट कर रहे हैं किन बातों को, 4 अल्फाज को, IRA। I स्टैंड फॉर इशू, रूल्स, एप्लीकेशन, कंक्लूजन। वो कहते हैं जब आप कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन लिखने बैठे हैं ना, तो सबसे पहले एक 1.5 लाइनर लिखें कि क्या इशू इन्वॉल्व है, क्या बात डिस्कस हो रही है, अभी हम करते हैं तो पता चलेगा। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द लीगल इशू प्रेजेंटेड इन, आमतौर पर 60-70% हमें ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से मिल जाएगा। मतलब लिखा है कैन 1000 बी रिकवर्ड फ्रॉम माइनर, तो क्या इशू अंडर डिस्कशन चल रहा है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कैश, ठीक ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कैश का इशू इन्वॉल्व है। रूल का मतलब है हम कौन सा उसूल लगाने लगे हैं कि जी रेटिफिकेशन अप्लाई नहीं होती, रेस्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होती, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, कौन सा उसूल इस सिचुएशन पे लग रहा है। और तीसरी बात आ गई, ये जो रूल है ये हमारे इशू से कैसे लिंक है। यहां हमने रूल लिखना है और यहां हमने उसको लिंक करना है कि ये माइनर था, ये फुला बात थी। अभी हम क्वेश्चन लेने लगे हैं, फिर करते हैं। और आखिरी बात आ गई, फिर हमने अगर एग्जामिनर कहेगा तो कंक्लूजन देना कि पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, साइकिल वापस देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्या होगा, अब फाइनल डिसीजन। तो कितने पॉइंट हो गए जी? अगर तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का, आइसोलेटेड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो फिर हम ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर 4 मार्क्स हुए तो ये चारों बातें इसी तरह लिखेंगे। लेकिन अगर मार्क्स कम हुए, 3 मार्क्स हुए, फिर क्या करेंगे? फिर अगर 4 से ज्यादा का आ गया तो फिर तो बस ठीक है ना, अच्छी बात है। हमें तो ये सिचुएशन लग रही है कि यार ये ना टाइम कम हो और हम इतनी बातें लिख ना पाए। 4 मार्क्स 5 मार्क्स, इससे बड़ा तो सवाल आता भी नहीं। अगर 4 हैं 5 हैं फिर तो बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, ऐसे लिखाएंगे। लेकिन अगर मार्क्स कम होने शुरू हुए, लाइक 3 हो गए, तब इसमें से क्या मिस करें? हम इशू को मिस कर देंगे इसमें से, ठीक है ना। बाकी 3 बातें अपनी जगह रखेंगे, इशू लिखना छोड़ देंगे, रूल लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, और एग्जामिनर ने मार्क्स और कम कर दिए, 2 मार्क्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे? रूल लिखेंगे और कंक्लूजन दे देंगे, क्योंकि मार्क्स ही नहीं है, उस टाइम ही नहीं है एलोकेट करने का। अच्छा जी, अब आते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। ये कौन है जी? मिस्टर श्वेब, जिनकी एज 15 ईयर है। अब एग्जामिनर ने खुद नहीं कहा कि माइनर है, उसने कहा जी इसकी एज 15 ईयर है, ठीक है ना, या बर्थडे बता दी और फिर आपको साल बता दिया, तो वो एज कैलकुलेट भी खुद ही करनी पड़ गई, क्योंकि माइनर कहेगा तो फिर तो आधा सवाल तो पहले ही पता चल गया। जो कि सन ऑफ बिलियनियर बिजनेसमैन मिस्टर एजाज मुंसिफ का बेटा है, एक वेल नोन बिजनेसमैन है, लोग इसके बाप को जानते हैं। अच्छा जी, ये इसने क्या किया है, ये कार सेलर के पास गया और वहां से इसने एक गाड़ी खरीदी, और लोग इसके बाप को जानते थे, और उसने गाड़ी घर पर डिलीवर कर दी, यानी क्रेडिट पर गाड़ी खरीद ली है। किसने? मिस्टर शुएब ने। मिस्टर शुएब कौन है? माइनर। सेलर रिक्वेस्टेड फॉर पेमेंट,
फॉर द कार बट शुएब रिफ्यूज टू, शुएब पैसे दे नहीं रहा, सेलर पैसे मांग रहा है। अब ये एक सिनेरियो बना हुआ है। जब हम ये बातें ऐसे कर रहे हैं ना तो आपको समझ आ रही है कि अच्छा अच्छा ये हो गया, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसे थोड़े करनी है आपसे बातें। एग्जामिनर ने कैसे करनी है? ऐसे करनी है। पढ़ें इस सवाल को। सबसे पहले सवाल को पढ़ना सीखना है हमने, ठीक है ना। क्वेश्चन के ऊपर टाइम हमने खर्च नहीं करना, इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। जब आप केयरफुली क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो एग्जाम में ये ना सोचे कि मेरा टाइम खर्च हो रहा है, नहीं, ये इन्वेस्ट हो रहा है, तभी हम एक अच्छा आंसर क्रिएट कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो सिनेरियो को पढ़ के, सवाल को पढ़ के आपने एक अंदाजा लगाया क्या हुआ, फिर आपने रिक्वायरमेंट जहां लिखी हुई है ना उसको कम से कम 2 दफा 3 दफा रीड करके मेंटली क्लियर होना है कि एग्जामिनर मुझसे पूछ क्या रहा है। फौरन ये नहीं देखना जी सिनेरियो आ गया माइनर का तो बस नहीं, कुछ नहीं पता अभी। हाँ, माइनर से रिलेटेड एक सिनेरियो आया, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। द सेलर for payment for the car but Shoaib, the seller is now requesting for full payment by एजाज मुंसिफ। अब वो उसके बाप से पैसे मांग रहा है। डिस्कस वेदर, अब यहां से सवाल शुरू हुआ, डिस्कस वेदर सेलर वुड सक्सीड इन रिकवरिंग द पेमेंट फ्रॉम शोएब और एजाज मुंसिफ। इसका मतलब है सवाल हमारे से 2 बातें पूछ रहा है कि क्या शुएब से पैसे निकल सकते हैं, ये एक अलग कहानी है। क्या एजाज मुंसिफ हु इज द फादर ऑफ मिस्टर शुएब, क्या इससे पैसे निकल सकते हैं? अब लॉ में हम क्या करते हैं, या तो क्लियरली कोई चीज बता दी जाए, और अगर क्लियरली ना बताई जाए तो फिर हम दोनों एस्पेक्ट का जवाब देते हैं हमेशा कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा और अगर ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा। मसलन इस सारे सवाल को रीड करते हैं और इसमें से ढूंढते हैं कि क्या मिस्टर शुएब एज ए एजेंट गया है, लिखा हुआ है कि नहीं गया एज एजेंट, लिखा हुआ है कि एज एजेंट नहीं गया, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है हमें नहीं पता एज एजेंट गया है या नहीं गया। तो जब हम एजाज मुंसिफ से रिकवरी की बात करेंगे तो हम 2 बातें करेंगे कि अगर एज ए एजेंट गया है तो फिर एजाज मुंसिफ से जना, अगर उसने जाके ये कहा है कि जनाब मुझे वालिद साहब ने भेजा है गाड़ी दे दें, फिर कहानी और है। फिर एजाज मुंसिफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन सवाल में ये बात क्लियर नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना। और एक दूसरा हिस्सा है कि जनाब शुएब से पैसे निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते। जाहिर है जब हम कह रहे हैं शुएब से निकल सकते हैं नहीं निकल सकते, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट गया उस वक्त। क्लियर होगी ना बात। अब जब हम एग्जाम में बैठे हैं तो यकीनन अब ये पास पेपर ही का क्वेश्चन है, ऑटम 2019 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है। इसका मतलब है हम पूरा इराक मेथड सुकून से तसल्ली से अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल है। क्योंकि आसानी से कितना टाइम अवेलेबल है ये कैलकुलेट करना हो तो जितने मार्क्स हैं सेफ साइड पे उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो 1.8 बनता है, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन रखने के लिए, तो क्या आंसर आ गया?
इसका मतलब है 7.5 मिनट्स आपके पास अवेलेबल हैं आंसर करने के लिए। पढ़ने के बाद कह लें, पढ़ने से शुरू करें। पढ़ने से शुरू करना है तो फिर 1.8 है एक्चुअल रेशो, लेकिन आप पढ़ने को भी शामिल कर लें। पढ़ने में कितना टाइम लगा जी? आप कहते हैं 1.5 से 2 मिनट हमारे पढ़ने में लग गए, तो बिल्कुल अभी 4 मिनट 5 मिनट में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे हमने हमेशा गेज कर लेना होता है। वैसे तो बी लॉ के पेपर में टाइम प्रेशर नहीं होता, जहन से ही निकाल दें। बी लॉ के पेपर में टाइम प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। ये नहीं है कि टाइम शॉर्ट हो जाएगा, पेपर रह जाएगा। आता होगा तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि 20-25 मिनट पहले पेपर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अब हम एग्जाम में बैठे हैं तो हमारे दिमाग में तो एक वो पिछली रील चल रही है ना, तो हमारे जहन में सबसे पहले क्या बात आएगी? वहां बैठकर कैसे हमारा ब्रेन काम कर रहा होगा? सबसे पहले हमारे जहन में माइनर का लफ्ज आएगा, और माइनर से रिलेटेड मोटी मोटी बातें जहन में आएंगी कि यार ये हमने पढ़ा हुआ है, माइनर एंड नेसेसिटीज। तो जहन कहेगा नहीं यार, वेंटेज कार नेसेसिटीज ऑफ लाइफ तो नहीं है। फिर कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट ज्वाइंटली, तो पता चलेगा यार इसके साथ कोई नहीं गया हुआ इस सवाल में। फिर जहन में आएगा रेटिफिकेशन नॉट अलाउड, और इस तरह जो हमने मोटी मोटी बातें माइनर से रिलेटेड पढ़ी हैं, ये हमारे जहन में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। और फिर उसमें ये वाली स्लाइड भी हमारे दिमाग में आएगी रिकवरी से रिलेटेड, कि माइनर से इस वक्त क्या रिकवर करना है। पैसे उसके पास है हमारे, या हमारी चीज उसके पास है? हमारी चीज उसके पास है। पैसे जब होते जब वो हमें कोई चीज बेच के गया होता और उसके पास पैसे होते, कोई साइकिल वाली एग्जांपल से, ठीक है ना। तो अब हमें रेटिफिकेशन का भी हमें जहन में है कि कब अलाउड है कब अलाउड नहीं है। अच्छा, एक अच्छा सवाल ड्राफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपना एक आर्गुमेंट खुद ही जनरेट करते हैं एग्जाम में, और फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं ये वाली बात तो नहीं है, जरा कंप्रीहेंसिव आंसर देने के लिए देखते हैं जरा ये सारी टेक्निक्स। अच्छा जी, वही इराक मेथड हमारे ध्यान में आया ना। सबसे पहला काम क्या करना था? इशू रेज करना था। द इशू अंडर दिस सिनेरियो इज वेदर द सेलर ऑफ गुड्स other than necessities of life to minor can recover his payment from minor or his, कि अगर कोई ऐसी चीज बेची जाए तो क्या पेमेंट रिकवर हो सकती है? ठीक है ना, यही सवाल है ना अंडर डिस्कशन। व्हाट इज रूल? कोई उसूल क्या है? एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक तो ये जब भी हमने कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस देना होगा हमेशा ऐसे ही लिखा करेंगे, एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बल्कि यहाँ कॉमा आना है, फिर उसके बाद 1872 आना है। ये लाइन आप समझे हमारी स्टैंडर्ड लाइन है। हर सवाल में जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, बेसिक उसूल लिखा। इफ अ माइनर ऑब्टेन सम प्रॉपर्टी, the court may direct the minor to restore the property to other party as long as it is traceable in his restitution, को हमने यहाँ पर लिख दिया कि अगर माइनर ने प्रॉपर्टी ली हो तो प्रॉपर्टी अगर ट्रेसेबल है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? कोई एसेट लिया है, जैसे कि यहाँ वेंटेज कार है, तो वो रेस्टिट्यूशन में जा सकती है, वापस करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि वो ट्रेसेबल हो। और उसने कहा है कि अभी वो गैराज में खड़ी हुई है उसके, इसका मतलब है ट्रेसेबिलिटी की तरफ एग्जामिनर ने इशारा कर दिया। इशू क्या है? रूल क्या है? इस रूल का हमारे सिनेरियो से क्या ताल्लुक है? अच्छा, एक बात गौर करनी, अगरचे ये बड़ा बहुत ज्यादा जरूरी उसूल नहीं है, लेकिन जब हम सीख रहे हैं तो अच्छी बात सीखेंगे। फिर खुद ही मैं कई जगह आपको लिख के भी दिखाऊंगा ताकि आपको ये भी पता चले कि यार ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। मसलन आमतौर पर इशू और रूल के वक़्त आपने सिनेरियो का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। एजाज मुंसिफ का जिक्र नहीं आया, शुएब का जिक्र नहीं आया, वेंटेज कार का जिक्र नहीं आया, क्योंकि ये तो जनरल बात है ना। कहीं कानून में थोड़े लिखा है कि वेंटेज कार का क्या करना है, वहाँ तो मोटा उसूल लिखा है। लीगल इशू वेंटेज कार से रिलेटेड नहीं है, वो तो एक लीगल इशू इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम लिख भी देते तो ये जरा थोड़ा सा हल्का ग्रेड हो जाता हमारे आंसर का, माइनर सा हल्का।
लेकिन हमने सीखना यही है कि नहीं लिखना। जब इशू लिखे तो किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करना, जब रूल लिखें तो किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करना। अब जितने नाम गाड़ियों के, बंदों के, जो भी हैं एनालिसिस में लगाने हैं। शुएब देखें, अब शुरू ही हमने कहां से किया। शुएब बीइंग अ माइनर लैक द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट विद seller. Therefore, Schwab is not bound by contract and contract is void ab initio. Contract तो नहीं enforce हो सकता। अगर लॉ Schwab से पैसे निकलवा ले तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो गया ना। अगर लॉ ये कहता कि जनाब Schwab से पैसे निकलवाओ तो फिर तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, एनफोर्सेबल कर दिया। यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आपने मुझे गाड़ी दी है, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं पैसे नहीं दे रहा, लॉ आया उसने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कर दिया, तो फिर तो वॉइड ab initio रहा ही नहीं। ये बात समझ आ रही है? अगर लॉ पैसे निकलवा देता तो फिर तो लॉ ने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लीगल करार दे दिया। लॉ कहता नहीं भाई पैसे नहीं निकलवा कर दे सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं? माइनर कैन ओनली बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज बीन सप्लाइड विद necessity suited to his condition in life. His liability in such case would be limited to the extent of his property, if any. हालांकि सिनेरियो नहीं कह रहा था, हमने अपना नॉलेज जरा बताने के लिए ये भी बता दिया कि अगर ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, लेकिन ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी अगर प्रॉपर्टी है तो पैसे वहां से मिलने थे। इन दिस केस Vantage car cannot be regarded as necessities of good. खुद ही हमने अपना एक आर्गुमेंट जनरेट किया है और खुद ही आंसर दिया ताकि कंप्रीहेंसिव हो जाए एग्जामिनर के जहन। कैसे हमने अपने आंसर में डेप्थ क्रिएट करनी है, बात समझ आ रही है ना? क्योंकि माइनर के साथ दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक नेसेसिटीज का, एक अदर देन नेसेसिटीज का। तो इसका मतलब है हमने नेसेसिटीज वाली बात भी बीच में लिख दी है। हाँ, टाइम कोई शॉर्ट होता, कम होता, शायद हम इसे स्किप भी कर सकते थे। फिर और आगे चले जनाब। द सेलर कैन नॉट एनफोर्स पेमेंट फॉर द वेंटेज कार अगेंस्ट, सेलर कैन ओनली क्लेम फॉर द रिटर्न ऑफ दिस कार थ्रू एन ऑर्डर ऑफ restitution as it is traceable in his possession. वो कहता है देखो भाई नेसेसिटीज वाली कहानी तो है कोई नहीं, क्योंकि उसने कहा ना बिलियनियर बाप का बेटा है तो हो सकता है इसके नाम पे कोई जायदाद भी हो, कोई एसेट्स भी हो। वो कहता है यार जायदाद एसेट्स का फायदा कोई नहीं है, वो सिर्फ जब हमें फायदा पहुंच सकता था जब ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हमने सप्लाई की होती। बात समझ आ रही है? यहाँ वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कह देता जनाब उसके पास तो 2 कमर्शियल प्लाजे हैं शुएब के नाम पे, तब भी कोई फायदा नहीं, उन कमर्शियल प्लाजों से इस गाड़ी की पेमेंट नहीं ली जा सकती। ओनली नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और उसके ऊपर भी वो सारे उसूल लगने थे कि वो एट दैट टाइम नेसेसिटी हो, फुला वो सारा कुछ। उन्होंने कहा अब एक ही ऑप्शन बची है, क्या करें? हम ये नेसेसिटी तो है नहीं है, हम देखें क्या चीज़ें ट्रेसेबल हैं, हम वो चीज़ें रिकवर कर सकते हैं थ्रू ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन। यानी कोर्ट ये ऑर्डर करे कि जनाब अगर गाड़ी उसके घर पे खड़ी है तो गाड़ी इसको वापस दिलवाई जाए। कहानी खत्म होगी, शुएब की कहानी खत्म होगी। सवाल में उसने मेरे से 2 बातें पूछी थी, एक शुएब के शू में आके बातें पूछी थी और दूसरी एजाज मुंसिफ। अब हम एजाज मुंसिफ की तरफ आने लगे। सिमिलरली एजाज मुंसिफ कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द प्राइस ऑफ विच हिज सन शुएब बॉट। वो कहता है जब बेटे ने खरीदी है तो बाप लाइबल नहीं है। ही वुड हैव बीन हेल्ड लाइबल, उसे लाइबल किया जा सकता था इफ हिज सन हैज ईदर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइंटली विद हिम और ऑन बिहाफ ऑफ एजाज मुंसिफ एज हिज एजेंट। अब ये आर्ट आप आज सीख रहे हैं कि सवाल में हमने इधर उधर की पड़ी हुई सारी बातों को देखें हमने कैसे एक ही जगह पर समो दिया। ठीक है ना? इरैक मेथड का यही फायदा है। जब अच्छा ये हमने हेडिंग नहीं लगानी है ऐसे कि अब मैं इशू लिख रहा हूं, अभी कुछ नहीं,
पहला पैराग्राफ ये लिखा, यानी वो जो आई आर ये नहीं, हेडिंग भी नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। पहला पैराग्राफ वो लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा और चौथा वो लिखा। हेडिंग कोई नहीं लगानी। बाय डिफॉल्ट खुद ही एक अच्छी ड्राफ्टिंग हो गई है। लेकिन अब यहां से कहानी शुरू होती है। असल में हमारा पहला पड़ाव यहां पहुंचते हैं तो बात समझ में आनी शुरू होती है कि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जब तक आप ये बैरियर तोड़ने के लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं होंगे, हम क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको होमवर्क देकर भी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचे ना कि यार मुझे समझ आ रही है, सही है, आप में से गुड 80%, मैं ज्यादा कम बोल रहा हूं, 90% बच्चों का इशू लॉ में सिर्फ एक है। लॉ ने समझ सारा आएगा क्लास में बैठ के, मौत वाकई होते जब लिखना पड़ रहा होता है। प्रॉब्लम लिखने की है, राइटिंग की है। और बच्चा बेचारा स्टूडेंट है, जिस चीज की प्रॉब्लम है उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। हम कहते हैं यार अब ये सिनेरियो आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, अब इसे जाके घर जाकर लिख कर देखे। वो कहता वो मैं कर लूंगा, एंड में कर लूंगा। यार एंड में कैसे? लिखना तो एक दिन में नहीं आ सकता। तो आपका जो सारी ट्रेनिंग इस क्लास में आपने लेनी है, लॉ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। मैं आज आपको कह रहा हूं, नॉट इवन सिंगल डे ऐसा नहीं आ सकता अल्लाह की मेहरबानी से कि आप क्लास में कहें कि सर आज का लेक्चर तो हमारे ऊपर से गुजर गया, समझ ही कुछ नहीं आई बात। इसमें कोई मेरा बहुत बड़ा कमाल नहीं है, ये बड़ी बेसिक सी, बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं। इसमें कोई बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है जो सबसे बड़ा जोर हमने लगाना है, दैट इज राइटिंग स्किल, हाउ टू ड्राफ्ट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी दो तरह के आते हैं। हम अभी पहली तरह की बात कर रहे हैं। दो तरह के सवाल कैसे आते हैं? बाद दफा एग्जामिनर कैसे सवाल बनाता है? उसने एक सवाल बनाना शुरू किया, उसने एक ओपनिंग पैराग्राफ लगाया 5-6 लाइनों का, उसने पार्ट ए में एक बात पूछी, फिर पार्ट बी में दूसरी पूछी, फिर पार्ट सी में तीसरी पूछी। ऐसे उसने मल्टीपल पार्ट्स बनाए एक सिनेरियो देकर। ये वाला सवाल ऐसे आंसर नहीं करते। इस सवाल के आंसर करना हम सेपरेटली सीखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनर ने एक पैराग्राफ लगाया और एक बात पूछी, उसने कोई दूसरा पैराग्राफ लगाया और दूसरी बात पूछी। इस सोलो फ्लाइट का आंसर तैयार हो रहा है। बात समझ आ रही है? इसे हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, पूरे का पूरा फुल फ्लेज सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम रैक मेथड लगाएंगे। जब बार बार ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट आ रहा होगा ना, तो लग रैक ही रहा होगा, लेकिन रैक की वो तीसरी वाली ऑप्शन लग रही होगी, वो जो हमने पढ़ी। क्या जी? फिर हम क्या करते हैं, रूल बता देते हैं और कंक्लूजन डायरेक्ट कर देते हैं। या दूसरी लग रही होगी या पॉसिबली तीसरी लग रही होगी, क्योंकि बार बार इशू फला ये तो नहीं लिखेंगे ना। लेकिन उस तरह के सवाल पे पहुंचेंगे तो बात करेंगे। अभी हम इस सवाल को देखें तो आपको खुद समझ आ रहा है ये सवाल कौन सी टाइप का। एक पैराग्राफ आया, सिंगल रिक्वायरमेंट से उस पैराग्राफ का सवाल आ गया, तो क्या करना है? रैक मेथड लगाना है। इशू रेज कर दिया जी हमने, इशू रेज कर दिया, रूल लिख दिया। इशू और रूल में सिनेरियो के नाम, तारीखें, प्रोडक्ट के नाम इस्तेमाल नहीं किए। जैसे ही एनालिसिस पर गए, फिर दानिस्ता मैक्सिमम करने की कोशिश करें। बंदों के प्रोडक्ट के नाम, किसी डेट का ताल्लुक है, कोई और प्रोडक्ट का नाम, उसको सबको इस्तेमाल करें, ताकि ये एक टेलर्ड प्रोडक्ट नजर आए कि अब हम उस सिनेरियो के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। अब एजाज मुंसिफ का नाम भी यूज करें, उसके बेटे का नाम भी यूज करें, विंटेज कार का नाम भी इस्तेमाल करें।
और आपको लग भी रहा है कि यार बात नेसेसिटीज की तो हो ही नहीं रही है। नहीं, अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल, आप देखें ये अगर इतना कुछ लिखना है ये 5 मिनट में लिखा जाएगा सब कुछ। हमने कहा नहीं यार नेसेसिटीज की भी बात कर देते हैं कि अगर ये नेसेसिटी होती तो क्या होता। अगर बेटा देखें कंप्रीहेंसिव करने के लिए अगर मगर लगा रहे हैं अब आप, अगर वो बाप के साथ आया होता तो वो ज्वाइंटली वाला उसूल लग जाता, फिर भी बाप ने जिम्मेदार होना था। या अगर वो जाकर कहता मुझे वालिद साहब ने भेजा है, फिर भी वालिद साहब के साथ होना था। देखिए दोनों बातों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया जा रहा है। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपको जनाब अब अपनी अंग्रेजी ठीक करनी है तो कुछ नहीं करना, अगर आप सिर्फ 5 से 10 सिनेरियोज भी पूरे सेशन में लिख कर देख लीजिए ना आपने, तो ये बैरियर टूट जाएगा और आप बिल्कुल एग्जाम में जितनी हमें एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस काबिल हम हो चुके होंगे। हम आराम से एग्जाम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि यार आज क्लास हमने सुनी है, समझ भी आ गई है, अच्छा इरैक मेथड भी समझ आ गया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आया अगर वो उन्होंने घर जाके इसको लिख कर नहीं देखना। फिर एग्जामिनर हमें इसके साथ कमेंट्स जारी करता है। एग्जामिनर हमें 4 बातें देता है ना, उसमें हर पार्ट के ऊपर एग्जामिनर अपने कमेंट करता है बच्चों ने क्या गलतियां की हैं। तो जरा देखें क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द आंसर वर इनकम्प्लीट एंड एग्जामिनीज वर अनएबल टू डिफरेंशिएट वॉइड एंड वॉइडेबल का। वो कहता है जनाब बहुत सारे बच्चे को तो अभी यही नहीं पता था कि वॉइड क्या होता है और वॉइडेबल क्या होता है। वो जहां से हमने आगाज किया सारे कॉन्ट्रैक्ट को पहले क्लासीफाई कर लिया था। Examinees failed to identify the situation in which Schwab would have been liable to pay and extent of his liability under the contract. वो कह रहे बच्चों ने ये बात नहीं, इसका मतलब है एग्जामिनर चाहता था ये बात लिखें। वो कहते बच्चों ने बात नहीं लिखी कि अगर ये नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती तो श्वाब से पैसे लिए जा सकते थे उसकी प्रॉपर्टी में से। Only handful of examinees acknowledged the right of seller to claim the return of his car through an। अच्छा ये बड़ी ज्यादती की थी एग्जामिनर ने जिस अटेम्प्ट में बात पूछी है ना, हमारी किताबों में ये बात लिखी नहीं हुई है, यानी आज भी नहीं लिखी हुई है। आप किसी भी टीचर के भी नोट्स उठा के देख लें। रेस्टिट्यूशन का जो ये उसूल है ना कि इसकी ये सेग्रीगेशन भी कहीं अवेलेबल है, ये जनरली किताबों में नहीं लिखी। जनरली किताबों में बस इतना लिखा हुआ है कि माइनर के ऊपर रेस्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। अब बच्चा तो यही पढ़ के गया हुआ था, आज भी आई कैप की किताब उठाकर देखें तो ये लिखा हुआ है कि माइनर के ऊपर रेस्टिट्यूशन अप्लाई। तो बच्चे ने कहा जी क्यों तो अप्लाई नहीं होगा। नहीं, रेस्टिट्यूशन की एक क्लासिफिकेशन, ये एक इंडियन हाई कोर्ट ने एक केस के अंदर इसको क्लासिफाई किया और उन्होंने कहा कि नहीं रेस्टिट्यूशन को 2 एंगल से देखा जाएगा। अब वो क्योंकि मेरा मिजाज है जरा डिसीजंस पढ़ने का, कंपैरेटिव चीजें देखने का, मेरी नजर से ये बात गुजरी हुई तो मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट रखा है कि नहीं लॉ की नजर में 2 अलग अलग चीजें हैं। कैश की रेस्टिट्यूशन और है, गुड्स की रेस्टिट्यूशन और है, तो ये आपकी नजर में आ रही है। अच्छा फिर हमें देखना था कि क्या यार आई कैप इतनी बारीकी से देख रहा है, तो नहीं बारीकी से देख रहा है तो उसने ये कमेंट किया ना कि बच्चों को रेस्टिट्यूशन का पता ही नहीं चला। एग्जामिनर कमेंट बता रहा है कि इसी बारीकी से पढ़ने की जरूरत थी। एक्नॉलेज द राइट ऑफ सेलर टू क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ हिज कार थ्रू एन ऑर्डर ऑफ सम एग्जामिनर्स कंसिडर श्वाब एज एन एजेंट ऑफ एजाज मुंसिफ। वो कहते हैं कुछ लोगों ने तो उसे एजेंट के तौर पर ही लेकर चले और वहां से उन्होंने ये सारा काम कर लिया। ऐसे हमें हमेशा एग्जामिनर के कमेंट भी पढ़ने हैं, हमें वहां से भी बहुत सारी बातें पता चला करेंगी क्या कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कहीं हम ये तो नहीं कर रहे हैं। अब आज आपके जिम्मे ये है आपने जाके यहीं स्लाइड से ये सवाल पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है, लिख कर देखना है। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह यहाँ से।